हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जो बायो का आपका सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बहुत बधाई। जितने लोग पूजा कर रहे हो कल प्रसाद लेके आओगे और प्रसाद खिलाओगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर है उसके बारे में। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात किया जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 और बायोलॉजी का जो बुक है क्लास 10 का उसके हिसाब से चैप्टर 2। ये जो चैप्टर है आपके सारे एग्जामिनेशन में काम आते हैं, खास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जितने लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे भी जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अदर जो भी आपका जितना भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी का या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे कंप्लीट नर्वस सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, अगर हम बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं तो कैसे हो रहा है, क्या कारण है और कैसे इसको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा चैप्टर का नाम आपको आपके सामने दिख रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे बात किया जा रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि कंट्रोल किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल, है ना। व्हाट इज कंट्रोल? तो कंट्रोल इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन, फास्ट और स्टॉप्ड। मतलब कुल मिला के बोला जाए कि किसी भी काम को, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमको कितना तेज़ी से बोलना है या कितना धीरे बोलना है या चुप हो जाना है या बोलते रहना है ना। तो ये सारा चीज़ जो डिपेंड कर रहा है उसी को बोला गया है कंट्रोल। जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो खाने के समय बहुत तेज़ी से खाते हैं, ज़्यादा भूख लगा हुआ रहता है, तो कम भूख लगा हुआ है तो आराम से धीरे धीरे खाते हैं, या पेट भरा हुआ है तो सिर्फ नाम का दाना चुगते हैं चिड़िया जैसा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ कंट्रोल होता है, कोई काम होता है। जैसे अभी आपके सामने हम बात कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर में जितना भी काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, सर्कुलेशन, इस सारा काम को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग में कंट्रोल करने का क्षमता किसके पास है? ब्रेन के पास है। अगर एक सिंगल सेल का बात किया जाए तो एक सेल के अंदर में भी कंट्रोलिंग सेंटर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स का। तो पूरा ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है? तो ब्रेन से हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर होगा कंट्रोल का मतलब आप लोगों कि क्या कहा जा रहा है कंट्रोल का मतलब। तो किसी भी काम को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्लो करना या फास्ट करना, ये सारा जो है वो कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अब इसी में एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक, तो जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ समन्वय का ज़रूरत होता है। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हिंदी का बात किया जाए तो होता है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो जिनको नोट्स बनाना है तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आप वहाँ से आप काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जिनके पास नोट्स बना हुआ है या ऑलरेडी नोट्स है तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे तो वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन बोला जा रहा है कि किसी भी काम को ऑर्डरली वर्किंग करने का जो प्रोसेस है। मतलब जैसे अगर हम अभी आपके पास बोल रहे हैं तो बोलने के कारण में काम में जो आपके पास आवाज़ पहुंच रहा है, मान लीजिए आपके मोबाइल से आपका आवाज़, मेरा आवाज़ आपके कान तक जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो रहा होगा? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ज़रूर रिस्पांस आपका ब्रेन रिस्पांस करेगा, यस सर, नो सर, जो भी है आपका ब्रेन रिस्पांस करेगा। लेकिन उसके लिए कैसे करेगा? तो सबसे पहले जो आवाज़ जा रहा है वो आपके कान तक पहुँच रहा है। तो कान में क्या पहुँच रहा है? तो एयर का जो वाइब्रेशन है, वो जो साउंड का वाइब्रेशन है वो हमारे कान तक पहुँचा। तो कान तक पहुँचने के बाद कान में कुछ आपका रिसेप्टर लगे होते हैं, उस रिसेप्टर की मदद से आपका न्यूरॉन में जाता है और न्यूरॉन उसको लेके कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचा रहा है ना। फिर ब्रेन उसको क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस वाइब्रेशन के थ्रू क्या बोला जा रहा है।
और उस वाइब्रेशन को गेन करने के बाद ब्रेन एनालाइज कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद वो जवाब दे रहा है यस सर, नो सर। अब यस सर कर रहे हैं तो आपका माथा हिल रहा है ना, आपका मुंह से आवाज़ आ रहा है। तो इस सारा वर्क एक साथ मिला करके जो किया जाता है उसी को बोला गया है कोऑर्डिनेशन। मतलब किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गेन या एक से ज़्यादा टिश्यू, एक से ज़्यादा सेल अगर एक साथ काम कर रहा हो तो उसी को बोला गया है कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑर्डरली वर्किंग ऑफ डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड पार्ट्स सो एज टू परफॉर्म वन और मोर एक्टिविटीज़ वेरी स्मूथली। क्या बोल रहा है कि जो भी एक से ज़्यादा पार्ट जो हमारे बॉडी में है वो एक साथ काम करे, है ना, और एक ऑर्डरली मैनर में। ये नहीं कि पहले मुंह से आवाज़ आ गया यस सर और बाद में माथा हिल रहा है, ठीक है। जिसे बोलते हैं यस सर तो माथा भी साथ में हिलता है। ऐसा नहीं कि मुंह से निकल गया यस सर बाद में कर रही है, तो भी कोई जो है एक ऑर्डरली वर्किंग नहीं होता है। जैसे आप एक पेज में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करेंगे, पहले CO लिखेंगे फिर ऑर्डिनेशन लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि पहले ऑर्डिनेशन लिख देंगे फिर CO लिखेंगे। तो जो भी काम एक ऑर्डरली मैनर में हो रहा है ताकि आपका बाकी काम जो है, जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली पूरा हो सके, उसी को बोला गया है कोऑर्डिनेशन। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में कि ड्यूरिंग इंजेक्शन और टेकिंग अ फूड इन अ फूड, अगर खाना को हम लोग जब अंदर लेते हैं, ठीक है, मान लो एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने है कि आपके सामने एक थाली है और थाली में खाना रखा हुआ है, तो करोगे क्या। तो थाली में खाना रखा हुआ है तो क्या सिर्फ देख लेने से खाना अंदर चला जाएगा, नहीं ना, या सिर्फ आंख बंद करके खाने से चल जाएगा, या हाथ मोबाइल में रहे और खाना खाते रहें तो चल जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपके सामने मान लीजिए खाना रखा हुआ है, तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इंजेक्शन और टेकिंग ऑफ फूड, ड्यूरिंग इंजेक्शन और टेकिंग ऑफ फूड आई लोकेटेड, सबसे पहले आंख उसको क्या किया, खाना को लोकेट किया, ठीक है, आई लोकेटेड फूड। जब खाना आपके सामने हो तो नाक भी आपका साथ देता है, सुन के ही बता देते हैं कि खाना का टेस्ट कैसा है, अच्छा है या ख़राब है या बहुत अच्छा है ना। तो उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, तो आँख पहले खाना को देखेगा, नाक से स्मेल जाएगा, वाह क्या बना हुआ है, क्या टेस्ट आ रहा है, क्या सेंट आ रहा है, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे ही नाक आपका स्मेल को रजिस्टर किया, तो नाक जैसे स्मेल किया, आँख जैसे ही फूड को देखा, तो सिग्नल सारा ब्रेन के पास गया। ब्रेन वहाँ से क्या किया, फिर सिग्नल भेजा, हाथ को बोला उठा भाई, इंतज़ार किसका कर रहे हो, तो हाथ जो है खाना को उठाया, और उठाने के बाद वो खाना को आपके मुंह तक ले गया। तो ये सारा काम जो एक साथ पूरा हो रहा है। अब खाना मुंह में जाने के बाद ऐसा थोड़ी कि मुंह फुला के करके बैठे हुए रहेंगे, नहीं ना, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब खाना मुंह में गया तो खाना उसका यूज भी करेगा। तो जैसे खाना मुंह में गया, आपके जीभ में, आपका मुंह में जो जीभ है, टंग है, वो टंग क्या करेगा, टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा कि नाक से जो हम सूंघ रहे थे क्या सच में खाना उतना लजीज है या नहीं है, ठीक है, नमक कम है, तीखा ज़्यादा है, या मीठा ज़्यादा है, या टेस्ट बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है। तो ये सारा टेस्ट जो है कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, आपका टंग कर रहा है। उसके बाद दांत जो है वो चबाना शुरू करेगा, जीभ जो है मिक्स करना शुरू करेगा, फिर खाना को अंदर धकेला जाएगा। तो पूरा का पूरा, जैसे आप पढ़े होंगे लाइफ प्रोसेस का पहला जो पॉइंट है कि अगर हम लोग 5 स्टेप में अगर पूरा करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के दौरान में अब देखिए कितना सारा काम हो रहा है। तो इस सारा काम को एक साथ मिला के कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, तो सारा का सारा खेल कहाँ हो रहा है, ये जो खोपड़ी है, ब्रेन है, वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है एक से ज़्यादा ऑर्गन, जितना भी बॉडी पार्ट्स एक काम को पूरा करने में यूज कर रहा है, सभी को ऑर्डरली मैनर में वर्क करवा रहा है ताकि आपका काम पूरा अच्छे तरीके से हो पाए। क्लियर, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया सभी को कि कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग किसमें और क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे 2 फिगर आपके सामने हैं, एक आपका ब्रेन का फिगर है और दूसरा जो फिगर है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम का है। एक ब्रेन का फिगर है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम का फिगर है। तो दोनों में क्या खासियत है, क्या इसका रीजन है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो 2 तरह का होता है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर बात किया जाए एनिमल्स का, तो सारे एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 2 प्रोसेस से होगा। कौन कौन, एक होगा आपका प्लांट की मदद से, एक होगा आपका नर्वस सिस्टम की मदद से,
नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका हार्मोनल सिस्टम की वजह से, हार्मोनल सिस्टम। तो दो सिस्टम एक साथ में काम करता है, एक को बोलते हैं नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। किसके केस में? तो इन केस ऑफ एनिमल्स। हम लोग किस में आते हैं? तो ऑफ कोर्स एनिमल्स में आते हैं। लेकिन किसी आदमी को, किसी बच्चे को भी बोल दो एकदम जानवर है क्या, तो गुस्सा जाएगा, ये सर हमको जानवर बोल दिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग भी एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं, और आप सभी को पता है कि एनिमल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कौन सा जानवर है तुम खुद देख लो। स्कूल में बहुत तरह से संबोधित किया जाता है, बैल, गधा, गाय, घर, है ना, सुअर। तो अकॉर्डिंग टू यू, अब डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा संबोधन सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो एनिमल्स में है वो दो प्रोसेस से पूरा होता है, एक नर्वस सिस्टम, एक हार्मोनल सिस्टम। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक नर्वस सिस्टम का आपका ब्रेन का फिगर दिख रहा है, एक हार्मोनल सिस्टम जिसमें आपका सारा ग्लैंड का फिगर दिख रहा है कि कौन कौन सा ग्लैंड कहाँ पे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अगर इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट के केस में जो ब्रेन नहीं होता है तो वहाँ पे कंट्रोल कैसे होगा सर? उसका भी तो मूवमेंट हो रहा है, उसका भी ग्रोथ हो रहा है, उसमें भी फ्रूट लग रहा है, लीफ है ना। तो सारा जो आपका काम उसमें हो रहा है कि ग्रोइंग का, फ्रूटिंग का, फ्रूट राइपनिंग का, तो सारा कंट्रोल जो है इन केस ऑफ प्लांट्स इट्स डन बाय हार्मोनल सिस्टम बिकॉज प्लांट डू नॉट हैव ब्रेन। ओके, प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, इसलिए प्लांट जो है ये कैसे पूरा कर रहा है? तो हार्मोनल सिस्टम की मदद से पूरा कर रहा है। तो अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग एनिमल्स का हार्मोनल सिस्टम के बारे में। उसके बाद बात करेंगे प्लांट का हार्मोनल सिस्टम के बारे में। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में जहाँ तक हमको लग रहा है कि 3 लेक्चर लगेंगे। तो आज के लेक्चर का पूरा डिटेल में देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, दोनों फिगर के बारे में समझ में आ गया होगा कहानी। क्या लिखा हुआ है देखिए, देयर आर 2 मोड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे 2 मोड बताया गया है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। पहला है केमिकल सिस्टम, या जिसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरा है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, दे प्रोसेस ओनली केमिकल कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के पास क्या बोल रहे हैं? नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किससे होगा? तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम से होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स हैव बोथ केमिकल एंड नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर दोनों एक साथ मिल जाए, दोनों को एक साथ मिला दे, किसको किसको? नर्वस सिस्टम को और हार्मोनल सिस्टम को, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसके लिए एक वर्ड दिया गया है। देखिए, अगर दोनों सिस्टम को एक साथ मिला के बात किया जाए तो इसके लिए एक वर्ड दिया गया है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम किसके लिए? जब हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कंबाइन करके अगर बोला जाए एक सिंगल वर्ड में, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब फैशन जो है आजकल देखिएगा, जब नया जो बच्चे, अगर किसी के घर में नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका नामकरण करने के दौरान में माता और पिता दोनों का नाम मिक्स करके कोई नया नाम निकाला जाता है। ठीक है, ताकि दोनों का नाम भी उसमें आ जाए और उसका एक नया नाम भी निकल जाए। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरॉन और न्यूरो वर्ड लिया गया है, और हार्मोनल सिस्टम के लिए एंडोक्राइन वर्ड लिया गया है, और इसको बोला गया न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। आपके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो बताइए उसका पेरेंट्स का नाम और बच्चे का नाम लिख के सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट है टॉपिक, आपका मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, एनिमल का नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है? व्हाट इज नर्वस सिस्टम? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्वस ऑर्गन या न्यूरॉन that control and coordination body activities with the help of electrical impulses produced in response to internal and external stimulus। अब यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है कि एक्चुअल में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ पार्टिसिपेट करेगा? तो इसमें से बेसिकली जो हम लोग को सबसे बेसिक चीज़ पता है कि नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट है जिसको बोला गया है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल।
ठीक है। तो न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इट्स कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द आवर बॉडी। क्लियर? सो ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में, उसके बाद इसमें बात करेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, क्या काम कर रहा है। देखिए, तो नर्वस सिस्टम में हमारा मेन 3 यूनिट ही मिल करके काम कर रहा है। कौन कौन? एक है आपका न्यूरॉन, जिसको बोल रहे हैं नर्व सेल, दूसरा है ब्रेन, और तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो काम कैसे करता है सर? हाउ इट्स वर्क, काम कैसे करता है, क्या कर सकता है? तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके सामने हम यहाँ पे खड़ा हैं, तो क्या हो सकता है? अभी देखो, तुम लोग मस्त आराम से पढ़ाई कर रहे हो, अगर उधर से कोई आवाज़ आ गया, मम्मी आवाज़ दे दी है ना, अब बेटा ज़रा सुनना इधर, या बेटी ज़रा सुनना इधर, तो क्या होगा? तो जो आवाज़ आपके पास सबसे पहले आपके कान में गूंजा, तो क्या हो करेगा? तो जैसे ही वो जो आवाज़ आया, उस आवाज़ के लिए एक वर्ड हम लोग देते हैं, उसको बोला गया है स्टिमुलस। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या करेगा? तो व्हाट इज स्टिमुलस? तो देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है स्टिमुलस, इट इज एन एजेंट, फैक्टर, केमिकल और चेंजेस इन इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, ओके, विच ब्रिंग्स अबाउट अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी तरह का कोई चेंजेस आपके अगल बगल में हो रहा हो, या आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा हो, है ना, या फिर कुल मिलाकर के बोला जाए कि अगर कोई ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर रहा हो, जैसे आप बैठे हुए उधर से कोई मच्छर आके काट दिया, है ना, या अभी पढ़ रहे हो, अचानक लाइट देखना बगल में बंद हो गया, फैन बंद हो गया, तो चाहे आपका टच हो, पेन हो, प्रेशर हो, लाइट हो, साउंड हो, कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपके बॉडी को क्या करे, रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, तो उस तरह के फैक्टर को बोला गया है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड स्टिमुलाई इज अ प्लूरल फॉर्म। अगर इसी का बात किया जाए, एक से ज़्यादा स्टिमुलस एक साथ वर्क कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको बोला गया है स्टिमुलाई। ठीक है, तो सबसे पहले भी क्या बोले कि उधर से मम्मी का आवाज़ आ गया, बेटा इधर आना जरा, तो जो स्टिमुलस है वो कहाँ गया? सबसे पहले आपके कान में गया। तो इस स्टिमुलस को गेन कौन करेगा? तो स्टिमुलस को रिसीव करने वाला कोई चाहिए, तो दिस स्टिमुलस आर रिसीव्ड बाय आवर रिसेप्टर। तो अभी देखेंगे हम लोग रिसेप्टर किसको बोलते हैं। इस रिसेप्टर के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्सेस था, जो स्टिमुलस था, वो कहाँ गया? रिसेप्टर उसको रिसीव किया। रिसेप्टर रिसीव करने के बाद ये देगा किसके पास? न्यूरॉन के पास। ठीक है, न्यूरॉन लेकर के उसको कहाँ जाएगा? तो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन तक टच किया हुआ है, तो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन से फिर क्या होगा? ब्रेन फिर उस सिग्नल को एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा। ब्रेन उस सिग्नल को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद आपका क्या करेगा कि फिर वर्क करने के लिए किसको भेजेगा? फिर से वहाँ से सिग्नल आएगा किसके थ्रू? न्यूरॉन के थ्रू। और न्यूरॉन जो है वो आपके मान लीजिए कि माउथ के पास आया सिग्नल, और माउथ का जो मसल्स है वो अब वहाँ से आवाज़ निकला। क्या बोला? जैसा देखो, फिर से बात को समझते हैं क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए मम्मी आपको आवाज़ दी, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस था वो कौन हो गया? तो स्टिमुलस हो गया साउंड। स्टिमुलस हो गया साउंड। इस स्टिमुलस को कौन रिसीव किया? तुम्हारा रिसेप्टर। ठीक है, बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन है, सभी सेंस ऑर्गन के पास क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर लगा हुआ है। उस रिसेप्टर के द्वारा उस साउंड को उस रिसीव किया गया, उसको न्यूरॉन के द्वारा कहाँ भेजा गया? आपका स्पाइनल कॉर्ड में भेजा गया। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ भेजा गया? तो ब्रेन में भेजा गया। और ब्रेन से फिर न्यूरॉन के थ्रू उसको कहाँ भेजा गया? आपके माउथ के मसल्स के पास भेजा गया। और उसके बाद वहाँ से आवाज़ निकला, हाँ मम्मी आ रहे हैं, थोड़ा देर रुको, अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो पूरा काम को पूरा करवाने के लिए कितना सारा चीज़ इसमें एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि देख लीजिए, नर्वस सिस्टम में अभी हम लोग क्या क्या बात किए थे। तो एक न्यूरॉन था, ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था, यही तीनों चीज़ अपने यहाँ भी काम कर रहा है, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। बाकी सारा जो है स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो क्या बोल रहे थे हम, फिर से एक बार देख लेते हैं कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस इज एन एजेंट, फैक्टर, केमिकल और चेंजेज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। क्या बोल रहा है
कि स्टिमुलस एक ऐसा एजेंट है या फैक्टर है या केमिकल्स है जो हमारे बॉडी को एक्सटर्नली या इंटरनली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स करने के लिए बात कर रहा है, रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर रहा है, उसको बोला गया है स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल जैसे हीट है, लाइट है, टच है, पेन है, प्रेशर है, साउंड है, स्मेल है। जैसे आप कहीं कभी स्कूल में होंगे तो देखना कोई बहुत परफ्यूम मार के आता है, तो उसका स्मेल भी एक तरह से तुम्हारे लिए क्या है, स्टिमुलस है। तुमको तुरंत वहाँ बगल से गुजरा तुमको पता चल जाएगा कि आज ये परफ्यूम मार के आया, डीओ मार के आया है ना। चलिए देखिए बगल में एक फिगर इसमें और बनाया हुआ है जिसमें आपका पूरा का पूरा आपको आइडेंटिफाई क्लियरली नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे हमारे बॉडी में पूरा का पूरा न्यूरॉन जो है फैला हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे स्टिमुलस का बात कर लिए यहाँ पे, कि स्टिमुलस क्या है समझ में आ गया कि वैसा कोई भी फैक्टर जो एक्सटर्नली या इंटरनली हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए बोले या बॉडी के लिए रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करे, उसको बोला जाएगा स्टिमुलस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिसेप्टर के बारे में। व्हाट इज रिसेप्टर? देखिए लिखा हुआ आपका, रिसेप्टर्स आर सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गेन विच आर कैपेबल ऑफ receiving particular stimuli and initiate impulse to picked up by sensory nerve। क्या बोल रहा है कि रिसेप्टर जो है वो या तो सेल पे होगा या टिश्यू होगा या ऑर्गेन होगा, जिसके पास इतना कैपेसिटी होगा कि जो भी स्टिमुलस आया है या स्टिमुलाई आया है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसको एक सिग्नल के रूप में, एक इम्पल्स के रूप में वहाँ से आगे बढ़ा देगा। तो जो रिसेप्टर है वो रिसीव करने के बाद किसको देगा, न्यूरॉन को देगा। रिसेप्टर रिसीव करने के बाद किसको देगा, न्यूरॉन को देगा। सिंपल सी बात है। तो न्यूरॉन को देगा तो क्या देगा, कौन सा न्यूरॉन को देगा, है ना। तब यहाँ पे भी एक वर्ड है न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन। तो देखिए जो रिसेप्टर है वो जनरली अभी हम क्या बोले, कौन सा ऑर्गन के पास लोकेटेड होगा, तो सर हमारे बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन है, जो सेंसरी ऑर्गन है उस सेंसरी ऑर्गन के पास होगा रिसेप्टर। तो रिसेप्टर से जो आपका न्यूरॉन, जो न्यूरॉन हमारे रिसेप्टर से किसी भी इम्पल्स को या सिग्नल को आगे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम कर रहा है, उस तरह के न्यूरॉन को बोला गया है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, क्यों सेंसरी वर्ड लिखा गया है, क्योंकि सर ये सेंस ऑर्गन से निकला हुआ है ना। तो हमारे बॉडी में जितना भी सेंसरी ऑर्गन है वो सारे सेंसरी ऑर्गन से जो न्यूरॉन इमिट होता है उसी को बोला गया है सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इम्पल्स एक वर्ड आया है इसमें नया, इम्पल्स क्या है। तो इम्पल्स कहने का मतलब क्या है कि इट इज ए सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और करेंट दैट रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ द नर्व फाइबर टू पासेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर इंफॉर्मेशन को यहाँ से कहाँ से, देखो हम आपके सामने खड़ा है, कोई मच्छर मक्खी कुछ भी आके हमको यहाँ बाइट कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन गया कैसे ब्रेन तक, क्या ब्रेन उठ के आएगा यहाँ पे, पॉसिबल तो नहीं है। हाँ सर न्यूरॉन से जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो न्यूरॉन से जाएगा तो न्यूरॉन कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे जाएगा। तो न्यूरॉन से जो जाएगा वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाता है, जैसे ही स्विच ऑन के पंखा घूमना चालू, जैसे ही स्विच ऑन के लाइट जलना चालू, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल के जैसा, इलेक्ट्रिक करंट के जैसा जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होता है, उसी को बोला गया है एक तरह से इम्पल्स। देखेंगे अभी आगे कैसे जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या है, तो यहाँ पे एक वर्ड था रिसेप्टर। तो इफेक्टर कहाँ होगा सर, देखो रिसेप्टर क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में गया, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, फिर जो ब्रेन से जो निकल के आएगा जो भी मैसेज, जो भी इम्पल्स, वो किसके थ्रू आएगा, तो जो जिस न्यूरॉन से आएगा उस न्यूरॉन को बोला गया है मोटर न्यूरॉन। क्यों, तो ब्रेन एक तरह से क्या कर रहा है, मोटर कैसा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए उसको बोला गया है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन से जिस जगह पे आएगा सिग्नल हमारा, जहाँ पे इफेक्ट होगा कोई भी काम का, जैसे अभी बोले कि मच्छर काट रहा है, तो यहाँ से सिग्नल कहाँ गया आपका, न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाकर टच किया, पीछे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, ब्रेन में, ब्रेन एनालाइज किया, आँख को तुरंत सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन से कि देखो उधर क्या है, तो आँख देखा, बोला मच्छर है। फिर वो सिग्नल किसको भेजा, ब्रेन को। अब ब्रेन क्या किया, बोला कि रुको, ये हाथ को सिग्नल भेजा कि हिलाना नहीं, अपने आप को जैसे वैसे कांस्टेंट रखना, और दूसरा हाथ को बोला भाई तैयार हो जाओ, और इस हाथ से फिर मच्छर को स्वाहा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ इफेक्ट हुआ ना। तो जिससे जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है
उसी को बोला गया है इफेक्टर। ठीक है, अब इफेक्टर क्या शो करेगा? तो सर इफेक्टर रिस्पांस शो करेगा, कुछ ना कुछ रिस्पांस दिखाएगा। जैसे इसको हिलना नहीं है, इसको बोल रहा है मारना है जाके, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पांस दिखा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है रिसेप्टर, इम्पल्स और इफेक्टर क्लियर होगा। रिसेप्टर का मतलब क्या है? तो सिंपल सा एक लाइन में सुन लो कि जो भी आपका स्टिमुलस है उसको रिसीव करने का काम है वो रिसेप्टर का है, और वहाँ से ब्रेन तक ले आने का काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन का है। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक पहुँचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुँचाएगा। ब्रेन क्या करेगा? वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल को बाहर भेजेगा। कहाँ आएगा? तो जहाँ पे इफेक्ट करना है तो उसको बोला गया इफेक्टर। ठीक है, और जो सिग्नल मूव करके आ रहा है किस तरह से आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे आ रहा है, इसलिए उसको बोला गया है इम्पल्सेस। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। तो जो रिसेप्टर यहाँ पे बात देखे थे अभी, इस रिसेप्टर का कितना टाइप है और कौन कौन सा रिसेप्टर कहाँ हो सकता है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कितना तरह का सेंस ऑर्गन होता है, फिर बात करेंगे हम लोग कितना तरह का रिसेप्टर होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन? तो आपको सबको पता होगा कि सेंस ऑर्गन किसको बोलते हैं, बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो हमारे बॉडी में 5 टाइप के सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन सा? तो सर आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सारा क्या है? सेंस ऑर्गन है। अब पूरा का पूरा बॉडी ऊपर से नीचे देख लो, हर जगह पे आपका सेंसरी ऑर्गन है। कैसे सर? तो पूरा बॉडी में स्किन है, और जिस जगह पे स्किन नहीं, जैसे आँख के ऊपर देखो यहाँ स्किन नहीं है, तो आई खुद एक सेंसरी ऑर्गन है। ये कान में यहाँ पोर है, देखो यहाँ पे कान में पोर है, तो ये भी एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है। नाक में यहाँ पोर है, ये भी एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है। आ करते हैं, मुंह खोलते हैं, तो जीभ जो है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है ना। तो पूरा का पूरा बॉडी जो है वो आपका सेंसरी ऑर्गन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे रिसेप्टर भी होगा, अभी बात किए थे इसको। तो इस तरह के रिसेप्टर को बोला गया है सेंसरी रिसेप्टर। कौन कौन सा रिसेप्टर है? तो पहला रिसेप्टर आप देख सकते हैं फोनो रिसेप्टर। कौन सा है? फोनो रिसेप्टर, PHONO, फोनो रिसेप्टर। अब एक बात बताओ, ये तो आंख बंद करके कोई बच्चा को ही पूछेगा कि बाबू कहाँ होगा फोनो रिसेप्टर, तो बोलेगा भैया मोबाइल लगाते हैं कान में, तो कान में होना चाहिए फोनो रिसेप्टर, है ना। सिंपल सी बात है। तो फोनो रिसेप्टर डैट मीन्स वैसा रिसेप्टर जो कहाँ हो? हमारे ईयर में हो। कहाँ हो? हमारा कान में हो। ठीक है, काम क्या होगा? तो सबको पता है कि फोनो रिसेप्टर जो है सुनने में मदद करेगा। और एक और मज़ेदार बात सुन लो कि हमारा जो कान है, जिसमें हम लोग को पता है कि ईयर को 3 भाग में बांटा गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, तो जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें आपका एक पार्ट है जो हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, जहाँ पे स्टेटो रिसेप्टर होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मेंटेन कर रखता है, सीधा करके खड़ा करके रखता है। देखना अगर कोई आदमी का दोनों कान खराब हो गया तो सीधा चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है। तो बैलेंस करने के लिए जो रिसेप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ लगा हुआ है? तो इनर ईयर में है। उस तरह के रिसेप्टर को बोला गया है स्टेटो रिसेप्टर। स्टेटो रिसेप्टर कहाँ पे है? तो ये भी इनर ईयर में है। काम क्या है? तो बॉडी को बैलेंस करना, पोजीशन को इक्विलिब्रियम करना, बैलेंस करके रखना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? फोटो रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखो, नाम और काम कैसे याद रखना है? सिंपल सा तरीका है। फोनो रिसेप्टर सर जहाँ फोन लगाएंगे, फोटो रिसेप्टर जिससे फोटो देखते हैं। तो फोटो किससे देखते हैं? तो सिंपल सी बात है, आई से देखते हैं, है ना। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ होगा? तो सर हमारा आँख में होगा। फोटो रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन आवर आईज एंड इट इज हेल्प इन द इमेज फॉर्मेशन, ओके, एंड एनालिसिस ऑफ एनी लाइट। जो भी लाइट आपके पास आ रहा है उस लाइट को क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है, इमेज का फॉर्म कर रहा है, ताकि आप देख सके कि क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपके सामने दिख रहे हैं, है ना, जैसा भी दिख रहे हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, ठीक है, छोटे हैं, जो भी हैं, तो आपके सामने हम दिख रहे हैं ना। तो कौन सा रिसेप्टर की मदद से देख पा रहे हो? तो सिंपल सी बात है, फोटो रिसेप्टर। कहाँ होगा? तो जो हमारा आई में जो न्यूरॉन होगा या जो सेल होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। चलिए नेक्स्ट थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, अब देखो नाम से ही क्लियर है यहाँ पे। थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो जो हमारे बॉडी में जैसे ठंडा लगता है या गर्मी लगता है, आपको कैसे फील होता है? तो सर ठंडा लगता है, अगर हाफ शर्ट पहने हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, स्वेटर पहन लेते हैं यहाँ तक ढक लेते हैं, कम ठंडा लगता है।
तो स्किन के द्वारा फील होगा। तो क्लियर सी बात है, थर्मो रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन आवर स्किन एंड इट इज हेल्प इन आइडेंटिफाई द कोल्ड एंड हीट। ओके, सो थर्मो रिसेप्टर कहाँ होगा? हमारा स्किन में होगा। और स्किन में और कौन सा रिसेप्टर हो सकता है? तो स्किन में देखिएगा टच का भी रिसेप्टर होता है, जिसको बोलते हैं टैंगो रिसेप्टर। नीचे मेंशन किए हुए आप देख सकते हैं, टैंगो रिसेप्टर, जो आपका टच का, पेन का, प्रेशर का, है ना, जो रिसीव करेगा आपका उसका सिग्नल का स्टिमुलस को। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप क्लास में आगे बैठे हुए, कोई पीछे से आपको पेन भोंक दिया, टच किया ऐसे, या कि टच कर रहा है, तो टच कर रहा है धीरे धीरे, क्या भाई बताओ 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 ना, इसका आंसर क्या होगा, बताओ ना। तो टच कर रहा है, तो खास करके एग्जामिनेशन में ज़्यादा होता है। तो टच कर रहा है, तो टच करने के बाद क्या होगा? कहाँ पे टच कर रहा है? आपका स्किन को टच कर रहा है। तो जो रिसेप्टर है उसी को बोला गया टैंगो रिसेप्टर। अब यहाँ गाना मत गाने लगना, टेंगे 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 टेंगे, ठीक है, नहीं गाओगे ना? इसे गाओगे तो गा लेना, लेकिन सुनने के लिए वापस चल मत जाना, वीडियो को कंप्लीट करना है अभी। चलिए, तो नेक्स्ट रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, आप पहले से भी इसके बारे में नाम सुने होंगे, ऑल्फैक्टरी वर्ड। ऑल्फैक्टरी वर्ड आपका 2-3 जगह आया हुआ होगा, जैसे आपका एसिड बेस सॉल्ट में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम सुने होंगे, है ना। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? अरे सिंपल सी बात है सर, इसको याद करने के लिए भी कुछ बता ही दीजिए। देखो, अगर कोई फैक्ट्री की तरफ आप घूमने के लिए चले जाओ तो क्या होता है? बहुत गंदा स्मेल करता है ना। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज हेल्प इन आइडेंटिफाई द स्मेल एंड इट्स प्रेजेंट इन आवर नोज। कहाँ होगा? नोज में होगा, नाक में होगा, है ना। समझ में आ गया बात? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होगा? आपका नोज में होगा। काम क्या होगा? तो स्मेल को रिसीव करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, 5th नंबर, गस्टेटो रिसेप्टर। गेस्टेटो रिसेप्टर, गेस्टेट्री या गेस्टेटो सेम वर्ड है, ठीक है। गेस्टेटो रिसेप्टर कहाँ पे होगा? गेस्टेटो रिसेप्टर, देखो, तो गेस्टेटो रिसेप्टर कहने का मतलब है जो आपका टेस्ट को आइडेंटिफाई कर दे। किसको आइडेंटिफाई करेगा? टेस्ट को। कहाँ होगा? तो टेस्ट के लिए तो सर हमारा टंग है, तो टंग में होगा। तो बात रहा सर इसको कैसे याद करेंगे? अब तो अभी सबका तरीका बता रहे, इसका भी बता ही दीजिए। देखो, एकदम सिंपल सा तरीका है। गेस्टेटो रिसेप्टर में क्या बोल रहा है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो क्या होता है? खाना बड़ा टेस्टी टेस्टी मिलता है ना। क्यों? क्योंकि खाना अच्छा अच्छा बनता है उस समय। कभी चिकन हो गया, कभी मटन हो गया, कभी अलग अलग तरह का वेजिटेरियन खाना हो गया। तो सारा खाना जो है टेस्टी खाना कब मिलता है? जनरली जब गेस्ट लोग आता है। तो इसे याद रख लेना कि गेस्टेटो रिसेप्टर का मतलब क्या होगा? जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। कहाँ होगा? हमारा टंग में होगा। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या रिसेप्टर था। तो सबसे पहले हमारे पास जितना भी सेंसरी ऑर्गन है उसके बारे में बताइए। तो सर आँख में कौन सा होगा? फोटो रिसेप्टर। काम क्या होगा? लाइट को आइडेंटिफाई करना। क्लियर? कान में कौन सा होगा? फोनो रिसेप्टर। क्या करेगा? तो सुनने में मदद करेगा। और कान में एक और होगा स्टेटो रिसेप्टर, जो बॉडी को बैलेंस करने में मदद करेगा। नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल को आइडेंटिफाई करेगा। टंग में आपका गेस्टेटो रिसेप्टर, जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। स्किन में, तो स्किन में भी बताए थे थर्मो रिसेप्टर, जो आपका हीट को या कोल्ड को, मतलब टेम्परेचर को कुल मिलाकर के आइडेंटिफाई करेगा। और क्या बोले? पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर, टच, पेन, प्रेशर। तो इसके लिए जो है टेंगो रिसेप्टर, टी फॉर टच, टी फॉर टेंग। देखना वो जो गाना गाता है टेंगे टेंगे वाला, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेंस ऑर्गन नेक्स्ट है आपका। तो सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं। किसको बोल सकते हैं सेंस ऑर्गन? तो वैसा फैसिलिटी जो प्रोवाइड करे, जो एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उससे जो आपका किसी भी चीज़ को देख के सेंस करे, समझने का क्षमता दे आपको, इसी को बोला गया सेंस ऑर्गन, जो स्टिमुलस को गेन करे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेंस क्या क्या हो गया? टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, साइट मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टच, पेन, प्रेशर। ठीक है, तो क्या बात किया गया है? द स्ट्रक्चर विच पोजेसेस सेंसरी रिसेप्टर फॉर पिकिंग अप इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट हो, जो आपका एक्सटर्नल या इंटरनल आपका फैक्टर जो भी है उसको रिसीव करने में मदद करे। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आपका सेंस ऑर्गन? तो 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। कौन कौन? तो पता है सबको, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, है ना। चलिए,
नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। तो उम्मीद है यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो अभी तक क्या क्या देखे, तो स्टार्टिंग देखे कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है किसी भी एनिमल्स में दो तरह से होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम की मदद से, एक होता है हार्मोनल सिस्टम की मदद से। हार्मोन इंडोक्राइन से रिलीज होता है, इसलिए इसको इंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल सिस्टम भी बोला जाता है। क्लियर। प्लांट में ब्रेन नहीं होता है, इसलिए सिर्फ हार्मोनल सिस्टम से कंट्रोल होता है। उसके बाद कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बारे में बात की। स्टिमुलस क्या होता है, तो कोई भी एक्सटर्नल आपका इंटरनल फैक्टर जो बॉडी को डिस्टर्ब करे उसको ले जाने का काम किसका है, तो रिसेप्टर का है, रिसीव करने का काम। कितना तरह का रिसेप्टर होता है उसके बारे में देख चुके हैं। अब है कि रिसेप्टर के बाद कौन उसको आगे बढ़ाएगा, तो आगे बढ़ाने का काम किसका है, न्यूरॉन को। इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो क्या बात की कि न्यूरॉन में जो है कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो जैसे आपको पता है कि न्यूरॉन 3 भागों में बटा हुआ है, ये दिखाएंगे आगे। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का, उसी को बोला गया न्यूरॉन। इसका काम क्या है, तो इसका काम है किसी भी सिग्नल या इम्पल्स को रिसीव करना, उसके बाद उसको कंडक्ट करके आगे की ओर बढ़ा देना, ट्रांसमिट कर देना। क्लियर। ठीक है। तो इसका पता है आपको कि हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो ये भी आपको पता होगा, क्लास 9 का ही टॉपिक है। तो लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन। कौन सा है, न्यूरॉन है। कितना लेंथ है इसका, तो सभी को पता है कि सर 90 to 100 सेंटीमीटर, डैट मीन्स इट्स कॉल्ड अप्रॉक्स 1 मीटर, है ना, लगभग 1 मीटर के आसपास होगा। ठीक है। तो न्यूरॉन में कितना पार्ट है, तो न्यूरॉन में जनरली 3 पार्ट है। कौन कौन सा, तो एक है आपका सेल बॉडी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपको पता है कि सर डेंड्राइट्स है। कौन सा है, डेंड्राइट्स है। और तीसरा कौन है, तो तीसरा जो है उसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। ठीक। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये आपका क्लास 9 का ही टॉपिक है, न्यूरॉन का, नर्वस सिस्टम का, उसी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे भी देखिए नीचे एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, क्या है, लिखा हुआ है कि द टर्म न्यूराइट्स, एक वर्ड दिया गया है न्यूराइट्स, NAURITES, है ना, एक टर्म दिया गया है न्यूराइट्स। किसके लिए, आपका डेंड्राइट्स और एक्सोन को एक साथ मिला के अगर बात किया जाए, किसके किसके, डेंड्राइट और एक्सोन के लिए जो वर्ड दिया गया है न्यूराइट्स दिया गया है। और सेल बॉडी को बोला जाता है सोमा और साइटोन, सोमा और साइटोन। क्लियर। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कैसा होता है न्यूरॉन। देखिए क्या मस्त स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लग रहा है ना, जैसे कोई लड़की है उसको करंट मार दिया, पूरा बाल उसका जो है चारों साइड बिखर गया। नहीं, अच्छा कोई लड़का भी हो सकता है जिसका बड़ा बड़ा बाल हो। चलो देखो, तो यहाँ पे आपको पता है कि न्यूरॉन जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। तो आपके सामने एक फिगर यहाँ बना हुआ है, अगर किसी को बनाना है तो बना सकते हो। अगर किसी को लगता है सर बहुत टफ फिगर है, एग्जाम में दे देगा, तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा तरीका देखो, एकदम छोटा छोटा सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपका नॉर्मली इस तरह से बना देना है। ठीक है। बीच से एक यहाँ ऐसे लंबा डंटी ऐसे खींच देना है। ठीक। अब जो ये बनाए हैं सभी से इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। बीच में यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस बना दीजिए। अभी जो गया है नीचे, इसको नीचे पकड़िए और इस तरह से, ठीक, देखो बन गया। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर इसमें, और यहाँ अगर लग रहा था यहाँ भी बना दो, बन गया एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो क्या क्या है, तो पहला पार्ट जो है ऊपर में जो आपका पूरा ट्री के जैसा लग रहा है, जिसको बोला गया है डेंड्राइट्स। ये जो पार्ट है, जो गोल वाला पार्ट यहाँ तक पूरा है ना, इसको बोला गया है सेल बॉडी। ठीक है। ये जो पार्ट बीच में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें जो प्लाज्मा होता है उसको न्यूरोप्लाज्मा बोलते हैं। न्यूरोप्लाज्मा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये लंबा सा जो डंटी है इसको बोला गया है एक्सोन। इसके ऊपर में कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको माइलिनेटेड शीट बोला जाता है, या स्वान सेल बोलते हैं इसको। ठीक है। सभी में न्यूक्लियस होगा।
इसमें भी आपका साइटोप्लाज्म भरा होगा, जिसको बोलेंगे न्यूरोलिमा। ठीक, ये हो जाएगा इसका नर्व एंडिंग। ये जो नोड है जहाँ पे दो आपका माइलिनेटेड सीडी प्रेजेंट है, इसको बोला गया नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, इस सिंगल सेल का अगर बात किया जाए, इस सेल को बोला गया स्वान सेल। स्वान का नाम सुनेंगे, सेल थ्योरी वाला, सेल्डेन स्वान, वही स्वान के नाम पे पड़ा है स्वान सेल। ठीक है, ये जो सीथ है जिसमें इस तरह से लगा हुआ है, ये आपका इसको एक तरह का बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि इसके ऊपर में माइलिन का एक लेयर चला हुआ है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका जो भी था आप फिगर में देख लीजिए, आप सामने भी वहाँ बना दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो तो कैसे बनाना नहीं बनाना है। कि सर आप तो दिखा दिए बना हुआ है, लेकिन आपको बनाने आता है कि नहीं, सामने बना हुआ है देख लो। ठीक है, तो एक सिंपल सा फिगर है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो एग्जाम में देखिए है तो सिंपल, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो एग्जाम में आपको फिगर दे देगा, ABCD कर देगा, बोलेगा नेमिंग करो, मतलब लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा चीज़ बोल देगा कि ड्रॉ फिगर ऑफ या ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, है ना, एंड डिफाइन देयर पार्ट्स। तो उसमें आपको बताना होगा एक्सॉन किसको बोलते हैं, डेंड्राइट किसको बोलते हैं, साइटोन किसको बोलते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा सर आप तो नहीं दिखाए हैं कि किसको बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम भी दिखा दे रहे हैं। देखो सामने आपका न्यूरॉन के बारे में कौन कौन सा पार्ट है इसमें। तो 3 पार्ट बताए थे, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। तो डेंड्राइट का काम क्या है? तो डेंड्राइट क्या है, देखो पहले ध्यान से सुन लो कि न्यूरॉन का जो लेंथ है लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर है। तो 90 से 100 सेंटीमीटर में आपको पता होना चाहिए कि इसका लेंथ में न्यूरॉन जो है, डेंड्राइट जो है उसका भी लेंथ जुड़ा हुआ है। तो सारा का सारा डेंड्राइट जो है वो आपका किसी ना किसी सेल से घुसा हुआ है, सेल में घुसा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के जितना सेल है, हर सेल में न्यूरॉन का कुछ ना कुछ पार्ट प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, उस मैसेज को गेन कर रहा है, स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेल पार्ट्स या सेंसरी ऑर्गेन्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम है मैसेज को क्या करना, रिसीव करना। आगे साइटोन क्या करेगा, उस जो आपका जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी इम्पल्स आया, उसको आगे की ओर फर्दर प्रोसेस कर देगा। एक्सॉन क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा, उस इम्पल्स को आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक्सॉन क्या बोले, एक्सॉन 2 तरह का हो सकता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, लिखा हुआ है आप देख सकते हो। आगे क्या बोल रहा है कि द इम्पल्स चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि आपका एक्सॉन जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो माइलिनेटेड में कहने का मतलब क्या होगा, उसमें माइलिन शीथ होगा। नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसमें जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का, वो स्लो होता है, और माइलिनेटेड में उसका इम्पल्स का ट्रांसमिशन फास्ट होता है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए जो एक्सॉन है, इसमें माइलिनेटेड शीथ इस तरह से प्रेजेंट है ना, तो इसमें जो आपका सिग्नल है उसका ट्रांसफ़र इस तरह से जंपिंग जिन जैसा करता है, यहाँ आया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो इस तरह से इसमें जो है जंप करते हुए जाता है। और जो नॉन माइलिनेटेड है, इसमें से सिग्नल जाता है धीरे धीरे ऊपर से, ऐसे जा रहा है एकदम सीधा, लेकिन ये धीरे स्लो प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस जो है वो फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, माइलिनेटेड प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो स्लो होगा। क्लियर? ठीक है, एक्सॉन के बारे में भी कहानी क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो ये बता चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक है इसमें भी। देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो पहला बोले थे भी सेंसरी न्यूरॉन। तो सर व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, हाँ, 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दैट्स पिक द इम्पल्सेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गेन टू CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाने वाला जो न्यूरॉन होगा, इन्फॉर्मेशन को जो आपका ब्रेन तक पहुंचा दे या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दे, कहाँ से, रिसेप्टर ऑर्गन से, या स्टिमुलस को कहाँ, रिसेप्टर से लेकर के पूरा ब्रेन तक जो ले जाने का काम होगा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन कौन होगा, तो सर जो लेके आएगा, कहाँ से,
ब्रेन से लेकर के आपका जो यहाँ पे उसका मेन पार्ट है, इफेक्टर पार्ट है, वहाँ तक जो लेकर आएगा उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। क्लियर। और तीसरा जो है इसको बोला गया है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, तो इंटर न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया, वैसा न्यूरॉन जो दोनों को जोड़े, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है जहाँ सेंसरी और मोटर आपस में जुड़े। ठीक, देख लो एक बार, जैसे मान लो यहाँ रिसेप्टर था, रिसेप्टर क्या किया तो सिग्नल को गेन किया, ये किसको भेजा, तो ये जो भेजा ये भेजा सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ ले गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आएगा, तो सारा स्पाइनल कोड आएगा या तो ब्रेन आएगा। वहाँ से सिग्नल कहाँ भेजेगा, तो यहाँ से भेजेगा आपका मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, तो इफेक्टर के पास जाएगा जहाँ पे वर्क होगा। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ, मोटर न्यूरॉन तक जाने के लिए बीच में जो पाथ है यहाँ पे सीएनएस में, मतलब स्पाइनल कोड अगर बात किया जाए तो स्पाइनल कोड में दोनों न्यूरॉन आपस में एक जगह जुड़ता है इस तरह से। तो जो न्यूरॉन दोनों को जोड़ने का काम करेगा उस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, या फिर मिक्स्ड न्यूरॉन। देखिए सारा नाम आपका मेंशन किया हुआ है, इसको कनेक्टर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन को भी नाम से जाना जाता है। इसलिए कोई भी वर्ड दे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पासेज ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स कैसे पास हो रहा है, तो इम्पल्स को पास होने का पूरा पाथवे आपको हम समझा चुके हैं, कोई नया बात नहीं है इसमें। बस इतना पता होना चाहिए कि इम्पल्स है क्या। तो इम्पल्स जो है एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट है जो कहाँ से आ रहा है, तो कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी में टच कर रहा है तो उससे हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट कैसा जनरेट हो रहा है और उसी से हमारा बॉडी को पूरा पहुँचाने का काम कर रहा है। इसीलिए इसको बोला गया है इम्पल्सिस, सेल्फ प्रोपगेटेड इलेक्ट्रिक करंट दैट ट्रेवल फ्रॉम वन इनटू अनदर ऑफ द न्यूरॉन टू पासेज ऑफ अ मैसेज। मैसेज को पास करने के लिए एक इंड से दूसरा इंड तक जो जा रहा है उसी को बोला गया है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। क्या पाथवे है, तो स्टिमुलस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टिमुलस क्या है, तो रिसीव करेगा, ये तो बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है, इसका पाथवे कैसे आगे फॉलो होता है। देखो तो यहाँ पे एक जो फिगर है उस फिगर में पूरा का पूरा कहानी आपको बताया हुआ है कि कैसे वर्क करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक आपका न्यूरॉन बना हुआ है, ठीक है। तो न्यूरॉन जब आपका रेस्ट कंडीशन में हो, किस कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो उस समय बाहर में पॉजिटिव चार्ज, न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूरॉन में कौन सा, हम एक्सॉन का बात कर रहे हैं अभी, एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर में होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, रेस्ट कंडीशन में। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस आया यहाँ पे, अगर कोई स्टिमुलस आया और स्टिमुलस क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो जैसे ही डिस्टर्ब करेगा तो इसका जो प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की ओर आ जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जैसे ही आपका प्लस चार्ज, देखो बाहर में पॉजिटिव था लेकिन यहाँ जैसे इसको टच किया तो अंदर चला गया इसका पॉजिटिव चार्ज और बाहर जैसे था वैसे ही रह गया बाकी जगह पे। तो जिस जगह पे टच करेगा स्टिमुलस उस जगह पे क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाएगा और बाकी जगह पे क्या है, बाहर है। ठीक है, तो फर्क समझ में आ रहा है। रेस्ट कंडीशन में पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आके टच किया तो जिस जगह पे टच करेगा वहाँ पे पॉजिटिव अंदर और नेगेटिव बाहर। कैसे, तो इसमें यहाँ पे दो आपका आयन, सोडियम आयन और पोटासियम आयन का यहाँ पे काम होता है। ये आपका क्लास 11th या 12th में आपको पढ़ना है कि कैसे उसका इन्फ्लक्स होता है, कैसे इफ्लक्स होता है ना। तो दूसरा फिगर में जैसे आपको दिख रहा होगा, पहले नॉर्मल कंडीशन आपको दिख रहा है कि एक आपका एक्सॉन में पॉजिटिव बाहर है, नेगेटिव अंदर है। दूसरा में दिख रहा है जैसे आके टच किया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया। अब जैसे ही अंदर आया तो यहाँ ये रुकेगा नहीं, बाकी अब इसका इम्पल्स जो है आगे की ओर इसको धकेलेगा। आगे की ओर धकेलेगा मतलब क्या करेगा कि जो ये नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव जो अंदर में था वो आगे की ओर इधर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर इधर बढ़ गया, बाकी बाहर में क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। और पीछे जो है, पीछे जो था वो वापस अपना रेस्टिंग कंडीशन में आते चल रहा है। रेस्टिंग कंडीशन मतलब जैसे स्टार्टिंग में था, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बाहर प्लस और नीचे माइनस। मतलब कुल मिलाकर के जैसे रेस्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो बात एकदम सीधा सीधी है। इसको समझने के लिए क्या करना है, मान लो आपके पास एक दीवार है,
दीवार के बाहर कुछ उधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। आप रूम में हो तो तेरे दीवार के बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर में नेगेटिव चार्ज, शांति है। लेकिन जैसे ही कोई आया तो गेट खोला, तो गेट खोल के क्या हुआ, वो अंदर आ गया। तो अंदर आया तो अंदर जितना जगह में वो अंदर आया, अंदर का हवा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज। अब जिस जगह पे इन किया, क्या वो वहीं खड़ा रहेगा कि आगे बढ़ेगा, ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे उस रूम में आपका इंटर करते हुए चला जाएगा आगे की ओर, तो वो क्या करेगा, पीछे की हवा वहाँ पे पीछे अपना एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर है, नेगेटिव चार्ज अंदर है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सिग्नल आके टच किया तो पॉजिटिव चार्ज अंदर हो गया और नेगेटिव चार्ज इसका बाहर चला गया। लेकिन बाकी पीछे फिर से कंडीशन नॉर्मल होता चला गया। ठीक, तो ये हो गया रेस्टिंग कंडीशन, ये हो गया पोलराइज कंडीशन, ये हो गया डीपोलराइज कंडीशन, सॉरी रीपोलराइज कंडीशन। ठीक, ये हो गया रेस्ट, ये हो गया पोलराइड, पोलराइड इसको बोलते हैं रीपोलराइज, मतलब फिर से वापस अपना कंडीशन में आ जाना। क्लियर? तो इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, बस फिगर पूछता है इसमें कि कौन सा कंडीशन, कौन सा फिगर सही है। चलिए, तो जाएगा सर कैसे? ठीक है, सिग्नल तो बन गया इलेक्ट्रिक के रूप में। अब दिमाग थोड़ा सा लगाना, क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन रिसीव किया रिसेप्टर से, सिग्नल को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर दिया, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ रहा है तो कहाँ तक जाएगा, तो एक न्यूरॉन का लेंथ 90 से 100 सेंटीमीटर। तो सर बाकी एक न्यूरॉन खत्म होने के बाद कहानी खत्म है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तो नेक्स्ट टर्म जो आपका है न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ न्यूरॉन द इम्पल्स इज पासेड ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से कहानी जहाँ खत्म होगा, दूसरा न्यूरॉन वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो ट्रांसमिशन है उसी को बोला गया न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो सिक्रीट करेगा कहाँ, एक जॉन टर्मिनल से, और दूसरा का डेंड्राइट जो उसको गेन करेगा। देखेंगे भी आगे फिगर में। तो कौन कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकता है, देखिए नीचे लिखा हुआ आपका एसिटिलकोलाइन, नॉन एड्रेनलिन, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ पे देखते हैं पहले, सिनेप्स क्या है, व्हाट इज सिनेप्स। तो सिंपल सी बात है कि सिनेप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप, उसी को बोला गया है सिनेप्स। ठीक है, इसमें दो लोब है, एक को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक लोब और एक को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक लोब। कहाँ है सर, कैसे है, दिखाइए। देखो, ये जो फिगर है ना, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है। ठीक है, एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है, मतलब कौन सा, एक्सॉन का एंडिंग। ठीक है, जिसको हम लोग नर्व एंडिंग बोल सकते हैं, नर्व एंडिंग। इसमें क्या है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो सिग्नल के रूप में एसिटिलकोलाइन वगैरह जो दिख रहे थे, वो केमिकल के रूप में, देखो यहाँ तक आया सब इलेक्ट्रिक के रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। यहाँ आने के बाद सबको क्या किया, इस तरह वेसिकल से बंद कर दिया और यहाँ पे ला करके छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पे देखो दूसरा न्यूरॉन जो है, दूसरा न्यूरॉन का इधर कौन सा पार्ट है, ये है डेंड्राइट। दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक न्यूरॉन का एक्सॉन का एंडिंग, दोनों के बीच में ये जो गैप है, इसी गैप को यहाँ पे बोला गया है सिनेप्स। अगर पूछा जाए व्हाट इज सिनेप्स, तो सिनेप्स इज द गैप, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। फर्स्ट इज द एंडिंग ऑफ एक्सॉन टर्मिनल एंड सेकेंड इज द डेंड्राइट पार्ट। देखो, जैसे ये हो गया आपका डेंड्राइट पार्ट एक का, और ये हो गया एक्सॉन एंडिंग एक का, है ना। इधर से आ रहा था, इधर से लेके जाएगा, तो ये जहाँ पे एंड कर रहा है और ये जहाँ शुरू हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो गैप है पूरा सटा हुआ ऐसे नहीं है, थोड़ा सा गैप है, तो इसी गैप को बोला गया सिनेप्स। अभी गैप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद यहाँ क्या करेगा, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ये लेकर आया यहाँ तक और लाने के बाद चौक को यहाँ से छोड़ देगा इसे, और ये इसको क्या करेगा, गेन करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ से जो केमिकल छोड़ा जाएगा, ये केमिकल यहाँ पे रिसीव करेगा, किसके द्वारा, तो इसमें लगा हुआ होगा रिसेप्टर, जिसको कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। क्यों, तो केमिकल को रिसीव कर रहा है इसलिए। देखो फिगर में आपका सामने बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो हो गया एक न्यूरॉन का बात। तो सर चलिए ठीक है, ये तो न्यूरॉन यहाँ से जोड़ा, यहाँ से लेके गया सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ तक पहुँच गया ब्रेन तक लेके। अब ब्रेन जो लेकर आएगा वो मसल्स को कैसे काम करवाएगा। ठीक है, तो ब्रेन के द्वारा जो आपका न्यूरॉन निकला था, वो न्यूरॉन आकर के कहाँ टच किया, हमारा मसल्स में टच किया। तो जैसे मसल्स में आके टच किया, तो वहाँ पे मसल्स को ऐसे मान लीजिए पकड़ा, तो कैसे पकड़ेगा, तो देखिए फिगर में आपका सामने दिया हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन।
तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या बोल रहा है कि जो मसल्स है उस मसल्स को पकड़ के रखा है। ऐसे ही मसल्स है तो मसल्स को जो न्यूरॉन का लास्ट था एक्सॉन एंडिंग इसको पकड़ के रखा है इसे, और यहाँ से जो सिग्नल आएगा इसको भेजेगा और यहाँ से फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो जंक्शन है उसी को बोला गया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NMJ। डीजे वाला बाबू गाना बजा दे वाला नहीं, NMJ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, अब ऐसा नहीं समझना, NMJ। चलो नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, बहुत हम लोग सिग्नल को पहुंचा लिए, अब थोड़ा कुछ एक्शन करते हैं, है ना। एक्शन कैसा, मारने पिटने से पहले कैसे तैयार हो जाते हैं वैसे ही एक्शन करना है। ठीक है, कौन सा एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसा है सर, जस्ट लाइक आपका न्यूरॉन का न्यूटन सर फिजिक्स कहाँ घुसा रहे हैं। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एक्शन और रिएक्शन, है ना, अपोजिट। ठीक है, जैसे हम तुमको कुछ बोले तो तुम भी हमको बोल दिया, हम तुमको एक झापड़ खींच के लगाए तो भी लगा दिया, उतना तो हिम्मत है नहीं, लेकिन जैसा झापड़ लगाया उतना तेज गाली दे दिया। ठीक है, तो होता क्या है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ एक्शन होने से पहले रिएक्शन हो जाएगा। ये कैसे सर, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका मतलब क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो नर्व मीडिएटेड होता है, इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है या आपका स्पाइनल कोड का कोई काम नहीं है। एक्चुअल में बाकी समय में हम लोग हमारा जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, न्यूरॉन से जाता है स्पाइनल कोड में, ठीक है, स्पाइनल कोड से जाता है हमारा ब्रेन में, इस तरह से पूरा पास हो रहा है। लेकिन इन दिस केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या तो न्यूरॉन से स्पाइनल कोड में गया और स्पाइनल कोड से डायरेक्ट न्यूरॉन में चला गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, अभी देखेंगे कैसे हो सकता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ नर्व मीडिएटेड और क्विक रिस्पॉन्स। इसमें क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स होता है। अगर इस रिस्पॉन्स में देर हो जाए तो आपका बॉडी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर माइंड को सेट करके रखा गया है इस तरह से बॉडी को, ताकि बॉडी रिस्पॉन्स कर सके। जैसे अगर कोई प्लेट को टच किया, इफ़ यू टच एनी हॉट प्लेट योर हैंड विल बी पुल अगेन, पुल बैक। क्यों, क्या कारण है, हाथ टच हुआ नहीं, वहाँ से हाथ खींचा गया। अगर कोई कांटा गड़ने वाला पैर में चुभा नहीं कि पैर उठ गया, कोई लाइट अचानक जल गया तो आँख बंद हो गया, है ना, कभी खांसी आ गया, कभी कहीं देखना कि कुछ वैसा एलर्जी हुआ तुरंत छिक आ गया। तो ये सारा चीज़ जो है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ नर्व मीडिएटेड और क्विक रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत क्विक रिस्पॉन्स होने वाला चीज़ है। स्टिमुलस एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट कंसल्टिंग विथ विल पावर। ये हमारे विल पावर, मतलब ब्रेन में इसको जाने का जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है स्पाइनल कोड कितना काम तो हम भी कर सकते हैं यार। ठीक है, आगे देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल। फर्स्ट टाइम इसके बारे में जो बताए थे उस साइंटिस्ट का नाम है मार्शल हॉल, 1833 में। अगर रिस्पॉन्स में डिले हुआ तो हमारा बॉडी को नुकसान हो सकता है। जैसे ये जो आपका कंट्रोल है वो एक तरह से कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, मतलब ये हमारे चाहने या ना चाहने पे होने वाला चीज़ नहीं है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक होने वाला चीज़ है। जैसे इफ़ वी unknowingly touch a hot plate, we immediately move our hand away from it। अगर आप बिना, आपको पता नहीं है और कहीं आपका सट गया तो बिना वहाँ पे कुछ सोचे समझे आपका हाथ वहाँ से हट जाएगा। कैसे सर, जैसे हम इधर कुछ बात कर रहे हैं, अभी कोई आ करके मेरे पीछे कुछ रख दे, कुकर वगैरह रख दिया दाल बना करके, है ना, अब मेरा हाथ जो है दाल कुकर में सटा, तो वहाँ से जो भी आया सिग्नल वो कहाँ गया, लेके आया, है ना, लेके आया यहाँ से हाथ से। अब हाथ से न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारा कहाँ गया, स्पाइनल कोड में। अब स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन तक नहीं भेजेगा, वो स्पाइनल कोड खुद बोलेगा हटाओ वहाँ से, न तो जला। ठीक है, अगर वो ब्रेन को भेजता है तो ब्रेन फिर क्या करता, आँख को बोलता देखो उधर क्या है भाई, फिर आँख जाता, फिर देखता, फिर बोलता हटाओ, तो लेट हो जाता। तब तक आपका हाथ का स्किन जल सकता है, इसलिए उतना समय ना लेते हुए तुरंत वहाँ से क्विक रिस्पॉन्स होता है, उसी को बोला गया रिफ्लेक्स एक्शन। चलो देखो इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई, जैसे एक ब्लिंकिंग, आई का ब्लिंकिंग, आँख का बंद होना। जैसे कोई आँख के सामने हाथ ले जाएगा, जैसे भी देखो हाथ जैसे तुम्हारे आँख के सामने गया होगा, भले हम तेरे सामने नहीं है लेकिन लगाओगे सर एक झपड़ दिए, आँख
है ना। उसके बाद है रिमूविंग योर हैंड फ्रॉम समथिंग हॉट, बता चुके हैं अभी, ठीक है। दूसरा है आपका नी जर्क, अगर घुटना के नीचे आप देखिएगा, अपना घुटना के नीचे अगर तुमको कोई मार दिया तो घुटना ऑटोमेटिक तुम्हारा पीछे चला जाएगा, ठीक है। पुपिल कंस्ट्रक्शन, पुपिल कंस्ट्रक्शन मतलब आँख के अंदर में देखो जो ब्लैक वाला दिख रहा है, देखो बढ़िया से मेरा आँख में दिख रहा है ब्लैक, छोटा आँख है लेकिन फिर दिख जाएगा। तो ब्लैक के बीचों बीच में जो पार्ट होता है उसी को बोला गया है पुपिल, जहाँ से लाइट इंटर करता है। वो कभी कम खुलता है, कभी ज़्यादा खुलता है, वो सब जो है वो क्या है, एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन है। शिवरिंग, ठंडा लगना, कांपना जिसको बोलते हैं। वाटरिंग योर माउथ, अगर कोई चीज़ खाने वाला सामने दिख गया, तुम चाहो या ना चाहो मुंह में देखना पानी आ जाएगा। जैसे इमली का नाम सुनते लड़की लोग के मुंह में पानी आता है, गुपचुप के नाम सुनते पानी आ जाता है ना। तो क्या होता है, मुंह में देखना सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। चलो देखो कुछ फिगर दिखा रहे हैं। ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में डायरेक्टली फिगर दे देता है। बोलेगा बताइए कौन सा सेंसरी न्यूरॉन है, कौन सा मोटर न्यूरॉन है, कौन सा रिले न्यूरॉन है ना, कौन सा इफेक्टर है, कौन सा रिसेप्टर है, वो आपको लिखने के लिए दे देगा। फिगर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर को बनाने का भी प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है कभी दे देगा कि अगर मान लीजिए कि आपका हाथ जो है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कोई एग्जांपल दीजिए विथ लेवल डायग्राम, तो लेवल डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको सेंसरी न्यूरॉन दिख रहा होगा, है ना। इसमें आपको मोटर न्यूरॉन दिख रहा होगा, रिले न्यूरॉन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी देखिए आपका रिले न्यूरॉन कहाँ था, जो आपका दोनों सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के बीच का जो पार्ट है। नेक्स्ट फिगर ये जो आपका है ये भी आपका दिखा रहा है। इसमें क्या दिख रहा है कि कांटे चुभने से पहले पैर हट गया, ठीक है। चलिए अब आगे जो है रिफ्लेक्स एक्शन में ही एक क्वेश्चन और आता है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो जैसा कि आपको पता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, तो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसका जो पाथवे होगा उसी को बोला गया है रिफ्लेक्स आर्क। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या था यहाँ पे, सर स्टिमुलस, ठीक है। तो किस कौन लिया, तो सर रिसेप्टर। इसको कौन किया, तो सर रिसेप्टर जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आएगा। कहाँ जाएगा, तो हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में गया तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, और ब्रेन में गया तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स। देखो स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया, मोटर न्यूरॉन कौन लेकर आया, तो इफेक्टर। कहाँ गया, तो इससे रिस्पॉन्स हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो पाथवे है, इस पाथवे को ही बोला गया है रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो यहाँ पे कौन काम किया है, तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको बोला जाएगा स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स मतलब इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का काम है, इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सिर्फ ब्रेन काम करे, स्पाइनल कॉर्ड का कोई काम नहीं है, क्या ऐसा ही पॉसिबल है, बिल्कुल है। देखो कैसे, मान लो आँख है, तो आँख का जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जल्दी पहुँचेगा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा। तो सर यहाँ से ब्रेन सामने है, कान के लिए ब्रेन सामने है, मतलब फेस में जितना भी चीज़ हो रहा है उसके लिए ब्रेन सामने पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो सेंसरी न्यूरॉन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड तक ना लेकर के डायरेक्ट कहाँ पहुँचा देगा, ब्रेन तक पहुँचा देगा। किसके पास, ब्रेन तक पहुँचा देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको स्पाइनल रिफ्लेक्स ना बोल करके इसको बोलेंगे सेरेब्रल रिफ्लेक्स। क्लियर। तो दो तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक स्पाइनल रिफ्लेक्स और एक सेरेब्रल रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क मतलब पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्स मतलब द मैसेज इज नॉट सेंड इन आवर ब्रेन, इट्स ओनली एक्शन थ्रू द बाय द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन, ठीक है। सेरेब्रल रिफ्लेक्स दैट मीन्स नॉट इन्वॉल्विंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके, इट्स ओनली एक्शन थ्रू द न्यूरॉन एंड ब्रेन। चलिए तो क्लियर हो गया। देखिए दूसरा आपका सेम फिगर है, वहाँ पे आपका एक पाथवे बना हुआ है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो अभी बता चुके हैं। तो सर एक बताया अभी आप क्विक रिस्पांस, बिल्कुल। एक आप बताइए कि अगर दिमाग पे ज़्यादा ओवरलोड भी देना बेकार है, तो दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स करता है, तो ओवरलोडिंग से बचा रहा है। सर्वाइवल वाल्व ज़्यादा देर तक सर्वाइव करने में मदद करता है, अगर नहीं काम करेगा तो आदमी ख़त्म भी हो सकता है, कोई झटका लगा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो भी कंडीशन, जैसे कि रीडिंग राइटिंग, जैसे अभी हमको लिखना है
तो लिखना है तो बोर्ड हाथ में पेंसिल जो पकड़े हैं कैसे घूमना है बताने का ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद घूमते जाता है। साइकिलिंग हो गया, पैडलिंग हो गया, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो देखिए आगे देखते होंगे पैडल अपने आप मराता है, क्या आप देख के पैडल मारते हैं? नहीं ना। तो ये सारा जो कंडीशनल रिफ्लेक्स है वो खुद ब खुद आपका होने वाला चीज़ है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन तक, ठीक है। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो वॉच टाइमर चल रहा होगा, तो 1 घंटा से प्लस का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा भी बनाना आप लोग के लिए उचित नहीं है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको यहीं तक रखते हैं। कल बात करेंगे हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में, है ना। कल जो यहाँ से जब आगे है ह्यूमन का ब्रेन कैसे है, क्योंकि हो सकता है एक साथ में आपका ब्रेन भी ज़्यादा लौट ना ले, तो ब्रेन को बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे कि ब्रेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ उसके लिए चाहिए, है ना, कौन कौन सा पार्ट होता है। इसको कल देखते हैं अच्छे से डिटेल में कि ब्रेन कैसे कैसे काम कर रहा है। ओके, थैंक यू।